प्रिय बच्चों, राधे राधे। ठीक है, आपका चैनल में स्वागत है। आज आप भी खुश होंगे और हम भी खुश हैं क्योंकि आज आप फर्स्ट पेपर दे के आए हैं और बहुत ही अच्छा पेपर आया है। इंटर में भी अच्छा आया है, हमने दोनों ही पेपर देखे, हाई स्कूल में भी अच्छा आया है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको निश्चित रूप से बना ही होगा। हमने देखो बताया था आपको, फिर सर ने भी लैब चलाई, उन्होंने भी बताया। तो अगर आपने हमारा ना उनका दोनों का देखा होगा तो निश्चित है कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। और कुछ बच्चों को जैसे विकल्प वगैरह जो गलत भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर गलत हो गए हैं तो घबराइए नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि चाहे जितना पढ़ो लेकिन ये नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि शायद ऐसा ही हो जाए, जांचने वाले को भी ना बने। बस यही भरोसा रखिए आप लोग कि आपने जो किया है अपनी जान में अच्छा किया है, सही किया है, तो हमारे क्वेश्चन सही है। घबराइए नहीं। विकल्प में आप देखेंगे तो किसी के भी पूरे सही नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जीवनी सही है, आपके पत्र सही है, आपने अच्छा पेपर किया। बस इस चीज को देखिए। और देखो, सर ने जो जो बताया था, हमने आपसे पहले भी कहा था कि निश्चित रूप से फंसेगा वो। तो बहुत ही ऐसे एक आध क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि मान लो जो होते हैं तो वो तो बहुत ही कम फंसते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जीवनी है, पद्य है, उनके बताए हुए जीवन परिचय आपका सभी कुछ फंसा है। ठीक है, और एक दो नंबर अगर वहाँ यहाँ हो भी गए हैं तो आप घबराइए नहीं। और सबसे ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट माता पिता से है बच्चों के कि वो अपने बच्चों को डांटे नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे हैं, जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी इसी तरह से भयभीत होते थे, वो भी भयभीत हो रहे हैं। हमने आप पहले भी बच्चों आपसे कहा था कि आप जो भी लिखेंगे, अगर गुरुओं का स्मरण करके, अपने माता पिता का स्मरण करके क्वेश्चन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जैसे भी किए हैं आपके लिए सब अच्छा है। जो हो गया उसके विषय में अब नहीं देखना। हिंदी का पेपर आपका चला गया। अब आपकी बात आती है सामाजिक विषय की। ठीक है, तो ये जो सामाजिक विषय का कल का पेपर, परसों का जो आपका पेपर पढ़ रहा है बेटा, इसमें 4 होते हैं। इतिहास भी होती है, भूगोल भी होती है, अर्थशास्त्र भी होता है, नागरिक शास्त्र भी होता है। ठीक है, इस तरह से ये बटा होता है। तो इनके आप सोचोगे मैम एक दिन में सब बता देंगी, तो मैम एक दिन में तो नहीं बता पाएंगे हम आपको कि एक दिन में बताएं, क्योंकि हम धीरे धीरे हमने चैनल बनाया, फिर आपने भी कम सपोर्ट किया। जल्दी अगर हमें भी आप उठाते तो हम भी आपको हो सकता था बहुत जल्दी बताते जाते। तो हम बायोलॉजी से ही नहीं फुर्सत फ्री हो पाए और आपके पेपर आ गए। तो ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगी नहीं, बताऊंगी आपको, आज भी बताऊंगी, कुछ कल बताऊंगी, कुछ सर बताएंगे। तो अगर उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित आशा तो यही है कि वो क्वेश्चन आपको फंस जाए। ठीक है, आप तो आगे आप इसी तरह से देखिए। मैं आपको ऐप चलाएंगे, आपको हो सकता है इतिहास में बताएं वो, या आपको मान लो भूगोल में बताएं, किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको एक दो विषय को लेकर के वो चलेंगे। ठीक है, और देखिए मैं आपको अर्थशास्त्र के विषय में बता रही हूँ, जो कि इतना सिंपल। आपके जितने भी ये इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, इसी को ज्योग्राफी भी बोलते हैं, हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो अगर आप, और नागरिक शास्त्र है आपकी, इन सबसे अगर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सरल है तो आपका अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र मुझे लगता है, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सन दिए जाते हैं, याद रहते हैं, भूल भी जाते हैं। इतिहास में भी आपको देखना है तो फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, नेपोलियन कौन था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सोचिए कि मैम बोल के बताइए, तो ये मैं क्वेश्चन आपको बोल के नहीं बता सकती हूँ क्वेश्चनों को। ठीक है, कैसे बताऊंगी बताओ, इतना टाइम भी नहीं है। तो मेरे उदारवाद आप देख लेना, रूस की क्रांति देख लेना, फ्रांस की क्रांति भी देख लेना आप। ठीक है, ये और एक आपका और भी क्वेश्चन है जो गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन है, उसको भी आंदोलन, इनको भी आप देख लेना। द्वितीय विश्व युद्ध थोड़ा देख लेना। इसी तरह से संबंधित आपके ये क्वेश्चन टूट जाएंगे। और नेपोलियन वाला बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं से नेपोलियन कौन था, इसने क्या किया, ठीक है, सुधार के लिए। तो ये सब आपको ये क्वेश्चन देखते हुए इतिहास की ओर आप बढ़ना है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की क्वेश्चन है जैसे, तो अर्थशास्त्र में देखो, अर्थ और शास्त्र, यहाँ पे रुपयों का अर्थ होता है। तो सबसे पहले तो आपका विकास आएगा।
कि विकास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम शब्द विकास शब्द आपका जुड़ेगा, जैसे आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसी के अंतर्गत मैं आपको दिखा रही हूँ। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्वेश्चन देखिए जरा। तो देखिए, मैंने आपको कहा था अर्थशास्त्र के विषय में थोड़ा देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से पहले पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आपको देखिए थोड़े रूप में देख लेना है। धारिता से अभिप्राय सतत पोषणी विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इसी को धारिता कहते हैं। आप यहीं से तोड़ देना, धारिता का विकास कहते हैं। इतना आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आप आगे क्वेश्चन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न लिखा दीर्घवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा ये भी है कि एक विकसित देश की क्या विशेषता, मतलब देखो विकासशील और विकसित समझ लो थोड़ा एक सेकंड के लिए। विकासशील देश क्या होता है, जहाँ पे साधन कम होते हैं, जनसंख्या अधिक होती है, उसे विकासशील देश कहते हैं। और विकसित देश में क्या होता है, साधन अच्छे होते हैं, आर्थिक स्थिति सही होती है। ठीक है, ये मजबूत देश होते हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है। और विकासशील देश में हमारा भारत आता है। तो इसके अंतर्गत ये भी क्वेश्चन है कि एक विकसित देश की विशेषताएं क्या हैं, या विकसित और विकासशील में अंतर आ सकता है। तो इसमें क्या, जनसंख्या पर निरंतर, मैंने बता दिया ना कि जब जनसंख्या, हमारे भारत की जनसंख्या अधिक है इसलिए हमारा देश विकासशील है। तो आपको सीधे बनाते जाना है। कृषि विकास के प्रयास, यहाँ कृषि के लिए अच्छे अच्छे साधन हैं, हमारे विकासशील देशों में साधन नहीं होते हैं। ठीक है, विकसित देशों में होते हैं। आप सीधे अंतर से देखिए। बचत वृद्धि, ये वाला भी थोड़ा देख लो। शिशु मृत्यु दर के लिए कोई 3 उपाय कैसे रोकेंगे आप, तो शिक्षा का आप अपने आप बना लेना है कि शिक्षा का प्रसार करेंगे, जीवन स्तर में सुधार करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे। आपको कई तरह से बना के लिख देना है। फिर आपको विकास मापने का ध्यान से देखना है क्वेश्चन। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं पर विश्व बैंक से अलग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा देख लीजिए। तो विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं आय के अतिरिक्त भी अन्य मापदंड है जो विकास मापने के लिए जरूरी, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बल्कि वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर सम्मान, बराबरी का व्यवहार पाना आदि चीज़ों के बारे में भी सोचता है। बस आपको इतना लिख देना है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब वो क्या क्या सोचता है, कैसे विकास होगा, तो आप अपने आप बना। लोग स्वस्थ रहेंगे तो सही है, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी, आपको बना के केवल भर देना है, इतना लिख देना। इसके बाद स्वस्थ रहेगा, शैक्षिक शिक्षा का विकास होगा, बना लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए राष्ट्रीय आय और प्रति आय। तो इसमें तो राष्ट्रीय आय राष्ट्र से संबंधित होती है, प्रति व्यक्ति आय हम जो कार्य करते हैं उससे संबंधित होती है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी बना लेना है। आगे आपका पाठ आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र। तो इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, लेकिन आप अपना भी देखना कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी से का मतलब होता है कि व्यक्ति कार्य करता हुआ तो दिखाई देता है, व्यक्ति कार्य करता हुआ, तो इसमें जो लिखा है आप पढ़ लेना, मैं अपनी भाषा में थोड़ा समझा रही हूँ, उसको सब समझिए। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कार्य करता हुआ तो दिखाई देता है कि व्यक्ति कार्य में लगा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है उसको कि उसकी आय कितनी है। क्योंकि आप उदाहरण तुरंत दे देना कि जैसे एक खेत है और वहाँ पे 10 लोग लगे हैं कार्य करने के लिए, लेकिन उसमें उपज होगी तो किस किस को बटेगी, इसका कोई निर्धारित आय नहीं होती है, ठीक है। इसमें श्रम अधिक लगता है लेकिन आय निश्चित नहीं होती है। इसे प्रत्यक्ष आय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है, कि कार्य भी कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेना। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में क्या होता है कि श्रम
तो व्यक्ति कर रहे, व्यक्ति श्रम करना तो चाहता है, परिश्रम करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे साधन नहीं है। जैसे हम लोग किसी चीज़ में दक्ष हैं, जैसे हम पढ़ाना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, तो हम कहाँ पढ़ाएं। आप ऐसे भी बना सकते, या कोई व्यक्ति कार्य करने में सच में, लेकिन कारखाने नहीं है, तो ये खुली बेरोजगारी होती है। यहाँ पे श्रम जो होता है वो व्यक्ति करना तो चाहता है, लेकिन उसको श्रम की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अपने शब्दों में बनाना, और अगर आपको बिल्कुल भी मेरे शब्द समझाए हुए ना समझ में आए तो फिर आप इससे देख लीजिए कि मैं तो अपनी भाषा में देखो समझाती हूँ। पहले ही बता दिया कि खुली बेरोजगारी, और ये लिखा है प्रत्यक्ष बेरोजगारी, इसमें काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी होती है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते हैं। आप इस तरह से बना लेना, श्रम करना चाहते हैं, सहज हो गया। ठीक है, आगे आपका असंगठित, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिए निशान। इसमें आप देख लेना कि संगठन क्षेत्र और असंगठित, इन दोनों को आप इसके अंतरों से देख लेना। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, ये सरकार द्वारा नहीं होता है। इसमें सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, और इसमें नहीं किया जाता। नहीं शब्द जोड़ते जाना। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना मेरे हिसाब से। अब आपकी मुद्रा का मतलब होता है रुपया। ठीक है, इससे आप देखना है तो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए सौदों से भिन्न माध्यम मुद्रा प्राप्त होती है। मतलब जो हम सामान बनाते हैं या जो हम चीज़ें बनाते हैं, उसको बाज़ारों में जाकर के जब बेचते हैं, इसी को विनिमय कहते हैं, बेचते हैं, उससे जो हमें मूल राशि प्राप्त होती है उसी को मुद्रा कहते हैं, इसी को रुपया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जैसे आपका क्वेश्चन आप देखिए बनेंगे क्वेश्चन कि मुद्रा क्या है, बता दिया था मैंने। कहाँ से प्राप्त होती, जब आपको ना समझ में आए तो नौकरी से, पेंसिल से आप इस तरह से भर देना इसके विषय में। ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण पर क्या है, तो क्या होता है, इसमें सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है। जैसे आपके ग्रीन कार्ड आदि चीज़ें बनाई जाती हैं, कम ब्याज होता है। ठीक है, समूह भी चल रहा है, उसमें भी कम ब्याज लगता है। आप अपने शब्दों में क्वेश्चन बनाना है आपको। ठीक है, भारत में ये वाला देख लीजिए, औपचारिक और अनौपचारिक, ये दो बहुत ज़रूरी है, इनमें भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। और इसके बाद आप आगे बढ़िए, भारतीय रिजर्व बैंक की महत्व का वर्णन कीजिए, ये भी आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनौपचारिक और इसका भी आप दोनों का अर्थ देख लेना। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसमें भी थोड़ा सा आप एक आध क्वेश्चन देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत पर बनाए रखने में किस प्रकार संबंध या प्रबंध रखती हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। अच्छे बाजार की दो लक्षण, प्रतिष्ठा, पारदर्शिता, मतलब हमारा सामान अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छी सजावट आप बना के इस क्वेश्चन को भर देना। वैश्वीकरण, इसको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, भारत में विदेश की 3, बस मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन इतने ही हैं। और उपभोक्ता आंदोलन, ये देख लेना, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता वाला जो आ जाए एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, एक ये बहुत ही क्वेश्चन वैसा है, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, इसी को उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाई दे रही हूँ, इसमें देखिए आपको कि सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, बस इसके बाद थोड़ा देख लीजिए आप, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता, मतलब किन चीज़ों से बाजार हमारा, जैसे हम लोग सामान होते हैं, कैसे क्या कमी होती है,
कुछ ऐसे कारक होते हैं जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। जैसे हम लोग बाजार से सामान लेके आते हैं, वो खराब निकल जाता है। इसमें क्या क्या कमियां, तो घटिया सामान होता है, ठीक है, कम तौल, अधिक मूल्य, मिलावट, सुरक्षा के उपायों की अवहेलना, अधूरी। ये क्वेश्चन देख लेना बच्चों, ठीक है, अपने आप भी बन जाएगा क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है। तो आपके देखो मैंने इस तरह से आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बताए बच्चों। अगर आपको अच्छे लगे हों, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लेना। कल मैं आपको नागरिक शास्त्र के विषय में बताऊंगी कि नागरिक शास्त्र, इसी तरह से नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन भी बताऊंगी। सर आपको भूगोल और इतिहास के विषय में बताएंगे आज, उनसे भी आप देखना, हो सकता है वो चारों विषय लेके चले। तो जुड़े रहिए आप हमसे, हमें, ठीक है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और हमें भी आगे बढ़ाइए। तो बच्चों राधे राधे।